हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पेडागोजी का सेक्शन होता है, जो साइकोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन हर यूपी टेट या सी टेट या कोई भी स्टेट हो उसमें पूछे जाते हैं और सुपर टेट में ये तो अपने इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते ही हैं। इस क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इस टीचरों की समझ कितनी होती है बच्चों के प्रति, ये आपको जानकारी मिलेगी और इसमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर बच्चे कोई जो है नकारात्मक व्यवहार या दुर्व्यवहार करते हैं तो जो है टीचर जो होते हैं उनके साथ कैसा अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगे कि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आए। ये सब चीज़ें सारी जानकारी मिलेंगी आपको पेडागोजी सेक्शन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन आंसर है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपको एक हिंट दे दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन देने हैं उस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि बच्चों के फेवर में ही सारे जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि जो आधुनिक युग है वो बाल केंद्रित शिक्षा युग है और जो है हमारी एनसीईआरटी और नई शिक्षा नीति भी इस पर बात करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पेडागोजी सेक्शन से है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तक कोई स्लेट के जैसे होता है। देखिए, यहाँ पे से थ्योरी के भी आपके जो है क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे कि थ्योरी से किस प्रकार से पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि इससे सॉल्व करने के बाद कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित हम एक टॉपिक हर एक थ्योरी के बारे में डिटेल में वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और आप जो है इस प्रैक्टिस को भी सॉल्व करे रहना, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तब आपको जो है थ्योरी में भी ज़्यादा जो है पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तक कोरी स्लेट के जैसा होता है। देखिए, यहाँ पे कोरी स्लेट का मतलब है कि बच्चे का माइंड जो है एक खाली रहता है और उसमें कुछ भी बातें, कुछ भी व्यवहार जो है प्रदर्शित की जाए वातावरण में तो उसके माइंड में फीड हो जाती हैं। या किसने कहा है इसके बारे में जो है कहा है हमारे जो वैज्ञानिक हैं प्लेटो जी ने। किसने कहा है? प्लेटो जी ने कहा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो देखिए, यहाँ पे जो सीखने के 5 चरण बताए थे और पाठ्य योजना के 5 चरण बताए थे वो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे भैया हर्बर्ट जी थे। कौन थे? वो थे हर्बर्ट जी थे। देखिए, हर्बर्ट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरी के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं और आपको जो है इससे आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कि छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि शिक्षक जो होता है वो जो है बच्चों को शारीरिक दंड कभी नहीं देगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसे कोई भी विकल्प आपको मिलता है कि शारीरिक दंड से संबंधित हो तो उसको आपको ज़रूर जो है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के विकल्प पर बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो विकल्प है वो कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है। और विकल्पों के बारे में पहले देख लेते हैं कि सभी अपराधियों के समान दंड देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दंड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो आगे हम देखते हैं कि इसका चौथा जो ऑप्शन बनता है वो उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है हमारे वो तो गलत ही हैं, क्योंकि जो है दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए और उसके एज के अनुसार भी दंड नहीं देना चाहिए, ये तो गलत ही है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है का, यानी कि पहला ऑप्शन वो बन जाता है, सही ऑप्शन बन जाता है। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि कोई बच्चा हो टीचर से लड़ जाता है, झगड़ जाता है, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है छात्र नासमझ होते हैं और छात्र उद्दंड होते हैं। यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेगा नहीं। देखिए, यहाँ पे छात्र तो नासमझ होते हैं, ज़रूर नहीं छात्र नासमझ ही हमेशा हो, क्योंकि छात्र में जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जो हमारे किशोरावस्था के छात्र होते हैं वो समझदार होते हैं। तो छात्र नासमझ होते हैं, ये तो होगा नहीं।
और छात्र उद्दंड होते हैं ये भी नहीं होगा। यदि छात्र समझदार हो तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन ही बचता है कि छात्र के व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक की बातें जो है कही गई है कि छात्र के लिए जो है ये शोभा नहीं देता है कि अध्यापक उसकी पिटाई करे। तो यही हमारा ऑप्शन जो बन जाता है, सही बन जाता है। देखिए यहाँ पे अपने समझ के ऊपर जो है आंसर देना है और जो आंसर सारे देने हैं वो बच्चे के फेवर में देने हैं कि बच्चे के लिए क्या सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन आंसर से आपको सॉल्व करने पे ये पता चलेगा कि हमें किस तरह से आंसर देना है और कैसे देना है और कितनी हमारी समझ होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। देखिए गुस्सैल टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो अगर उनको अच्छे सामाजिक क्रियाओं में लगाने होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए सामाजिकरण कहलाते हैं, उदात्तीकरण कहलाते हैं या बौद्धिक औचित्य कहलाते हैं। तो बिल्कुल गलत नहीं, ये उदात्तीकरण कहलाता है। क्या गलत आवेग वाले व्यक्ति जो सही सामाजिक से क्रिया लगाएंगे तो वो हमारे उदात्तीकरण कहलाते हैं। चलिए हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये स्कूल से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कि पाठशाला में जिस समुदाय के बच्चे के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो है पाठशाला की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारी पाठशाला होती है उसमें अलग अलग एज के अलग अलग लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार क्या हमें जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे देना चाहिए, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे पाठचर्चा को इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि इमारत सही होनी चाहिए। अगर इमारत अच्छी हो तो क्या ज़रूरी है कि बच्चे जो है सही होंगे? पाठशाला में शिक्षण विधि होनी चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए सही। लेकिन जो यहाँ पे मेन हमारा जो फोकस पड़ता है वो पाठचर्चा पे बढ़ता है, क्योंकि जो करिकुलम होता है हर स्टेज और हर लेवल के बच्चों का अलग अलग करिकुलम लेवल होता है और उसी करिकुलम के लेवल के अनुसार से हमारी जो है इमारत हो है भवनें जो है वो बनाई जाती हैं। उसी अनुसार से जो है शिक्षण विधि का जो है चॉइस करते हैं और उसी के अनुसार से शिक्षक का स्तर होता है। तो जो हमारा पहला विकल्प होता है वही सही बन जाता है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि जो सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण के अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो हमारे पठन पाठन विधि के जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, पठन की क्रिया या समझाने की क्रिया जो उनका योजना होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ पर देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो उनका होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तैयारी तो होता ही है लेकिन तुलना पे भी होता है, लेकिन सामान्यीकरण होता है, लेकिन जो है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि वो बच्चे के अनुसार अपने भाव को अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित कर पा रहे हैं कि बच्चे जो है उन चीज़ों को समझ जाएँ। ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर बन जाता है वो खा वाला प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन जो है बन जाता है सही ऑप्शन। चलिए हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन ऊपर कि कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी कुछ भी आपने किया होगा तो उसमें शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जाती हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, किस विधि से समझाया जाए, उस विधियों के बारे में यहाँ बताया जाए। तो उसी विधि से यहाँ पे क्वेश्चन बनना है किस विश्लेषणात्मक विधि है। यहाँ पे पूछा गया कि क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो है हमारे यहाँ पे शिक्षण सूत्र ये दिए गए हैं और इसी में से बताना है कि विश्लेषण विधि जो होता है वो किस पर जोर देता है। तो देखिए जो विश्लेषणात्मक विधि है वह यह विधि है कि कोई चीज़ अगर है वो जो है मान लो ये चीज़ है ये पूरा है गोला सा है, इसको हम किसी चीज़ को खंड करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई चीज़ है उसको हम खंड करके बच्चों को बताएंगे तो उससे जो है बच्चे जल्दी से समझ में आएंगे। तो यह जो है किस भाव को जो है प्रदर्शित करता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प सारे दिए गए हैं हमारे शिक्षा सूत्र के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पे शिक्षा सूत्र के बारे में बताना कि वो किस ओर जो है विश्लेषणात्मक विधि जो है अपना ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देखिए वो जो ध्यान आकर्षित करता है वो ध्यान आकर्षित करता है कि बच्चों को इस समूच के बारे में इस गोल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको हम टुकड़े टुकड़े में खंड करके समझाएंगे, ऐसे ऐसे करके गोला बनता है, इसका महत्व क्या होता है, तो वो बच्चे को जानकारी हो जाती है। तो वो चीज़ों को जानता नहीं। तो यहाँ पे अज्ञात मिस होता है, जानता नहीं, फिर अज्ञात से हम ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, मतलब उसको जो है
जो चीज़ें जानकारी नहीं है उसको हम अज्ञात बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जानकारी हो जाती है तो शिक्षण सूत्र जो हमारा ये पहले वाला बन जाता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। देखिए विश्लेषणात्मक विधि और इसके बाद होता है जो हमारा होता है संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि विश्लेषणात्मक विधि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। संश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, संश्लेषणात्मक विधि में होता है कि इसमें जो है हमने विश्लेषणात्मक विधि में बात की कि इसमें किसी चीज़ को खंड करके बताया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ खंडन होती है, टुकड़ा होता है, उस टुकड़ों को हम जो है एक एक करके जोड़ देते हैं तो हमारी हो जाती है संश्लेषणात्मक विधि हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आगे आपको जो है संश्लेषणात्मक विधि जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आ गया। इसमें जो पूछा गया शिक्षण सूत्र क्या है, तो देखिए हमने आपको बता दिया गया कि विश्लेषणात्मक विधि के अपोजिट होगा। तो उसमें जो है विश्लेषणात्मक विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर था, लेकिन जो है संश्लेषणात्मक विधि के बारे में पूछा गया है तो ये जो होगा हमारा शिक्षण सूत्र जो होगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए आपको ऐसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से टीचिंग मेथड के बारे में भी पता चलता है और जो है शिक्षण सूत्र के बारे में भी हमें पता चल चुका है। तो देखिए दो हमारे शिक्षण सूत्र को हमें जान चुके हैं कि ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या होता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर जो यूज होता है वो हमारा संश्लेषण विधि में यूज होता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर जो हमारा यूज होता है वो होता है विश्लेषणात्मक विधि में होता है। किसमें होता है, विश्लेषणात्मक विधि में होता है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा योगदान उसका नहीं। देखिए जो रूसो जी होते हैं वो स्पेशल जो है अध्यापक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अध्यापक के ऊपर कौन सी विकल्प हमारा है, ये खा वाला विकल्प है। शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका क्या होती है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। आगे हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसानी है, आप समझने की कोशिश करें कि कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है। प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और उनसे पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बातें क्या थी, तो इससे बच्चों में क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो बच्चे होते हैं आपने क्लास में देखी होगी छोटी की जो हमारी मनोरंजनात्मक चीज़ उसमें दी गई होती हैं उसमें एक दूसरे किताब ले लेकर देखते रहते हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या है। तो जब टीचर उनसे उनके विषय में पूछेगा कि बच्चे बताओ आपने जो है इसमें क्या पढ़ा और इसमें क्या मुख्य बातें होती हैं, तो आपके समझ से इस विकल्प में क्या ऑप्शन सही हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होगी, विश्लेषणात्मक की योग्यता पैदा होगी। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी भी जो है विकल्प दिया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ अभिव्यक्ति की गुण तो पैदा होगा पूछने पे और मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, सही। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन जाता है उपरोक्त सभी ये सारी बातें जो है सम्मिलित होगी अगर उनसे जो है ऐसा हम पूछते हैं। चलिए हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को ही नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सभी टीचर जो है किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन जब बच्चे जो है उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि कभी कभी शिक्षक को नहीं पता होता, तो बच्चे क्या महसूस करते हैं वही आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम दिख रही होगी, तो इसलिए आप जो है कृपया करके अपने मोबाइल या यूट्यूब का जो है जो यूट्यूब में 3 डॉट होता है कॉर्नर पे उसका वहाँ से जाके अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लें, हाई क्वालिटी कर लें, तब आपको जो है चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प बनता है क्या सही बनता है, देखिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा जो विकल्प है वो समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो ज़्यादातर बच्चे यही सोचेंगे। अच्छा चलो हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि वो समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक था। ये जो है बच्चे के बारे में बात कर रहा है कि बच्चे ये समझेंगे कि वह प्रश्न जो है गलत था इसलिए टीचर ने नहीं बताया। वह प्रश्न पूछने वाले छात्रों की हंसी उड़ाएंगे, क्या ये हो सकता है। वो प्रश्न पूछने वाले छात्रों की हंसी उड़ाएंगे, क्या ऐसे बच्चे जो है टीचर के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। तो देखिए हमारा सही सटीक इसमें क्या विकल्प बनता है कि वो समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है
या वह समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक था, वह पूछने जाने वाले छात्रों की हंसी उड़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प है कि वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, बच्चे तो यही समझेंगे ना। तो चलिए हमारा जो वो बनता है खा, वो समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर कि अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। देखिए टीचरों को चाहिए कि कोई बच्चों में समस्या हो रही हो तो अभिभावक के साथ मीटिंग करें और उनसे वार्तालाप करें और बच्चे की प्रीवियस रिकॉर्ड को जाने और जो प्रेजेंट में रिकॉर्ड उनका चल रहा है कि प्रेजेंट में वो क्या बच्चे अपने व्यवहार में चेंज लाएँ, उसके बारे में जो है अभिभावक से बात करें। तो यहाँ पे देखिए जो नर्सरी स्कूल होता है उसमें ये सब ज़्यादा मीटिंग वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे इससे क्या लाभ होता है उसी के बारे में बताना है कि बच्चों की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, सही हो सकता है। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने अंक, देखिए अंक की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी, यहाँ पे अंक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बच्चों को हमें जो है जानना समझना है और अभिभावकों को पता भी होनी चाहिए इस चीज़ों को, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तीसरा जो ऑप्शन बनता है अभिभावक अध्यापक को बच्चों को पूर्व वृत्त बताएं, बिल्कुल गलत। अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कितनी सहायता करें। तो ये देखिए जहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन बन जाता है वो पूर्ण तरीके से सही ऑप्शन बन जाता है पहला वाला ऑप्शन कि बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों लोगों को सहमत होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है 13वें क्वेश्चन का वो बन जाता का। आगे हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, या आपको जो है ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं और आपको आंसर देने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है कि हाँ लग रहा है कि इसमें तर्क सोचने की क्षमता लगती है, तो आप जो है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहें। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जब हम वीडियो अपलोड करेंगे इस तरह से बना के तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने जो वीडियो बनाई थी वो लोगों को पसंद आई। तो चलिए बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर कि दिया गया है स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। ठीक है, आजकल दिखाया जाता है टेलीविज़न जो है साप्ताहिक कार्यक्रम नॉलेजेबल के लिए हर स्कूल में दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम ना दिखाया जाए, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपने बात को समझ लिया कि स्कूल में जो है साप्ताहिक जो टेलीविज़न दिखाया जाता है उससे बच्चों की आदत पड़ जाती है, बच्चे भी घर में हमेशा टेलीविज़न देखने लगते हैं। तो टीचर जो है अभिभावक जो है टीचर से शिकायत करता है, तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा इस विकल्प के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए उसे अभिभावक को सलाह देनी चाहिए कि वह घर में टेलीविज़न देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण करें। क्या ये कहना चाहिए, आप अपने तर्क से बताएं। जो दूसरा ऑप्शन है उसे अभिभावक को शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। देखिए ऐसे तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों से या अभिभावक से ऐसे हम बात नहीं कर सकते हैं शिक्षक लोग। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो कि उसे अभिभावकों से बातचीत करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। देखिए टीचर अकेले कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि अभिभावक की सहमत होनी चाहिए। इसके पहले आपने आंसर देखा क्वेश्चन क्या। जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये है कि उसे अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वो स्वयं देखे कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो देखिए टीचर जो है यही कहेगा कि अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिक्षक को जो है अभिभावक को इस तरह से कहना है कि अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और कितना अब जो है ज्ञानवर्धक है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है ये वाला घ वाला ऑप्शन सही बन जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि आपका पीरियड आरंभ हो गया है, आपका पीरियड आरंभ हो गया है, क्लास चालू हो गई है, आप कक्षा में कुछ देर से पहुँचे, आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा था,
आपके पहुंचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए, खासकर बच्चे ऐसे होते हैं, जब हमारे पीरियड में टीचर नहीं आते हैं तो बच्चे खुश होते हैं और अपना मौज मस्ती करते रहते हैं। तो जब टीचर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इसमें जो है टीचर क्या करेगा उसके बारे में ही पूछा है। तो चलिए विकल्प के ऊपर देखते हैं कि विकल्प में क्या बताया है, उसी हिसाब से अपना आंसर देंगे। तो देखिए, विकल्प में बताया है कि आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन से शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। तो बिल्कुल नहीं, दंड की बात नहीं करेंगे। आप छात्रों की इस गलती से नाराज़ होकर उसे पीरियड में उनको पढ़ाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम जो है सख्त जो है नहीं करेंगे। इससे बच्चे समझ जाएंगे और वो जो है मोटिवेशन नहीं होंगे। आप नाराज़गी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी नहीं करने की चेतावनी देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम बच्चों के ऊपर टीचर के द्वारा। आगे देखते हैं कि घा वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। तो हाँ, यही सही ऑप्शन है कि घा वाला, कि हम जो है किसी बिना रुकावट के जाएंगे क्लास में और बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जो है टीचर को देख के चुप और शांत हो गए हैं। इसलिए हमें जो है अपना कार्यक्रम जो है, अपना जो शिक्षण की जो क्रिया है वो हमें करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम 16वें क्वेश्चन के ऊपर कि सामाजिक विषयों, देखिए यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं, जिसके बारे में छात्रों को अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे विषय पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों को 2 समूह में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस, बिल्कुल नहीं। लड़ाई झगड़ा की बात तो नहीं करनी है हमें, बिल्कुल नहीं। उसके बाद छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दे। हाँ, सही हो सकता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन के ऊपर कि छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी राय लिखित रूप में दे। देखिए, लिखित रूप में तो दे सकते हैं, लेकिन लिखित के रूप में देने से उनका भाव तो, उनका तथ्य तो स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए जो है यहाँ पे बात की गई है कि छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण दे। ऐसा हम टीचर से कहेंगे। अगर किसी सामाजिक विषय में बात कर रहे हैं, कोई विवादाग्रस्त हो, तो उससे हम छात्रों से ये कहेंगे कि अपने जो आपको सही लगता है वो जो है आप अपनी राय दें और उस पर जो है अपना रीज़न में बताएं कि ये क्यों सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो गा वाला ऑप्शन सही बन जाता है। तो देखिए कितने मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आपको समझने के लिए बहुत मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के ऊपर कि किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन के ऊपर, कक्षा में सबसे तेज मेधावी छात्रों के साथ तुलना करके। हाँ, हो सकता है। कक्षा में सामान्य छात्रों से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, ठीक। उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, ठीक। देखो ये सारी विकल्पें यहाँ पे सही लग रही हैं। इसके साथ ही विकल्प में भी दिया गया कि उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। तो हमारा जो ऑप्शन सही बन जाता है पूरी तरीके से, वो घा वाला बन जाता है कि हाँ, जो हम मूल्यांकन का रिपोर्ट प्रदर्शित करेंगे कि बच्चे पहले कैसे थे और उनके साथ जो अच्छे लड़के थे उनके साथ भी तुलना करेंगे और सामान्य छात्रों के साथ भी तुलना करेंगे और उनके पहले के रिकॉर्ड के साथ भी उनकी तुलना करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो सही बन जाता है चौथा। चलिए हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर कि अच्छे अंक ना पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है कि तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो क्या ऐसा लिखने में छात्रों को प्रोत्साहित मिल सकता है? तो देखिए हाँ, प्रोत्साहित मिल सकता है, सही बात है, प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है ऐसा कहना गलत है। नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं इतनी मेहनत की। ऐसी बातें होती हैं, सही बात है। लेकिन जो है आगे हम ऑप्शन पर चलते हैं कि नहीं, क्योंकि छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों की हौसला बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी हमारा जो है पूर्ण तरीके से सही ऑप्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो ऑप्शन बचता है ये वाला खा और का, ये भी हमारे जो ऑप्शन है वो सटीक आंसर नहीं होंगे। तो जो हमारा है वो ऑप्शन वो बनता है लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा है वो घा वाला। इससे बच्चों को हौसला बढ़ता है। देखिए मतलब कोई गलती हो तो आप उसमें आपने उसमें लिख दिया है ना कि आप जो है अच्छे हैं,
ये कर सकते हैं। आपको जो है इसमें उसको हाँ हो गया कि हमारे अंदर कोई कमी थी, हम इसको अच्छे कर सकते हैं। तो इससे जो है छात्र को अंदर जो है एक मोटिवेशन आएगा और वो जो है अच्छा करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो घाला, कि इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। अब हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन के ऊपर कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक क्या होते हैं। तो जो होते हैं मानसिक, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो समावेशी शिक्षक के अंदर 2019 में नाम चेंज कर दिया गया था मानसिक दृष्टि को। तो यहाँ पे जो है मानसिक दृष्टि पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक जो है क्या होते हैं, वो होते हैं संवेदनशील होते हैं। इनसे हम जो है प्यार से लाड से बात करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बनता आता है 19 का पहला आंसर सही बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी लगभग आधे घंटे की होने जा रही है। तो चलिए 20 क्वेश्चन ही लेते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पार्ट 1, 2, 3, 4 करके कराएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो कि आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करें। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प दिया, छात्रों से कह देंगे कि वो उस पाठ को स्वयं पढ़ लें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप टीचर हो, उसकी भूमिका का निर्वाह जरूर करें। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ क्या बताएंगे उस विकल्प में आप देखें। स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को पाठ पढ़ा दे। देखो ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, इसके अगर ऐसा करेंगे तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव आएगा टीचर के प्रति। तो देखिए हमारा जो गा वाला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है और ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है। तो देखिए गा वाला ऑप्शन सही है और सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से रहे हैं कुल हमारे पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आंसर। और इस तरह से और वीडियो प्राप्त करने के लिए या और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर पेडागोजी के आते हैं और कैसे समझ से उनके आंसर हमें देने हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, आगे हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।